सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग के टेस्ट डिटरमिनर्स का टेस्ट, बहुत शानदार क्वेश्चंस, आप सब लोग पूरे मन से पूरे सोच समझकर क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और न केवल हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो, बल्कि उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस और आप लोगों से पूछे जाएंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। जो भी कैंडिडेट इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट या फिर सेकंड की ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं वो वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। यहां आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इंग्लिश की टेस्ट सीरीज, रीड इंग्लिश की टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं। अब चलते हैं हम आज की इस क्लास पे जिसमें बहुत शानदार टेस्ट होने वाला है। ये आपका टेस्ट है और ये आपका पहला क्वेश्चन। सब लोग इसका आंसर करेंगे, सोच समझकर करेंगे, एक एक पॉइंट को ठीक ढंग से क्लियर करके उसके बाद आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, चलो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इस एक क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। पार्टिसिपल एडजेक्टिव इधर लिखा हुआ है, उधर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, कौन से मैच कर रही है आपको बताना है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव, इसको एक और नाम से जानते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये कौन से एडजेक्टिव होते हैं देखेंगे। इनमें से कौन सा एग्जांपल पार्टिसिपल एडजेक्टिव का है ये आपको बताना है। दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर हो गई बात। ये आपके ऑप्शंस हैं, आप आंसर कीजिएगा। मैं फिर एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल से ठीक ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। पार्टिसिपल एडजेक्टिव PARTICIPLE। पार्टिसिपल क्या होता है, जो वर्ड एडजेक्टिव हो और वर्ब भी हो, वे शब्द वे वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करती हो, यानी इनको वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। पार्टिसिपल का एक दूसरा नाम है, वो क्या है, वर्बल एडजेक्टिव, VERBAL, वर्बल एडजेक्टिव। ये भी किसका नाम है बेटा, ये भी पार्टिसिपल का ही नाम है। जहां तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अपन जिस प्रकार से ये वर्ड हमारा ब्रोकन चेयर, BROKEN, ब्रोकन चेयर, इसमें चेयर वर्ड जो है वो नाउन है और ब्रोकन ये इस चेयर की विशेषता है, ये इस चेयर का एडजेक्टिव है। टूटी हुई कुर्सी, ये जो ब्रोकन वर्ड है ये ब्रेक, BREAK, ब्रेक वर्ब से बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, या फिर इसको पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं, या फिर इसको पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आ गई। यानी वे शब्द जो वर्ब से बनते हो उनको पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में ये पार्टिसिपल है। समझ में आ गई बात। ये दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो था प्रॉपर एडजेक्टिव। वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से मिलके बनते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एक वर्ड हमारे पास इंडिया है, INDIA, इंडिया प्रॉपर नाउन। इससे यदि एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भाई, आप लोग बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, इंडियन, INDIAN बन गया। चाइना प्रॉपर नाउन है, एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, चाइनीज रेस्टोरेंट, चाइनीज फूड। जर्मन, जर्मनी से क्या बनाएंगे, जर्मन। जापान से क्या बनाएंगे, जापानीज। तो ये जो आपके एडजेक्टिव बनते हैं इनको क्या कहा जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तीसरा देखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ये ए ऑप्शन जो है, ब्यूटीफुल गर्ल, इसको ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे, ब्यूटीफुल गर्ल, ये जो आपका है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। समझ में आ गया। यहां तक की जानकारी सबको है। दूसरा, ए ड्रंकन बाबर, ये देखिएगा,
ड्रंकन जो शब्द है ये ड्रिंक वर्ब से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना बेटा? ये ड्रिंक वर्ब से मिलके बना हुआ है। थोड़ा दोबारा समझ लेते हैं। ये इस तरीके से लिखा हुआ है ड्रंकन बाबर, तो आपकी जो वर्ब है वो कौन सी है? ड्रिंक वर्ब है, DRINK, ड्रिंक, और उससे क्या बनाया हुआ है? ड्रंकन बनाया हुआ है। ठीक है, कौन सी पार्टिसिपल है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है, जिसको आप लोग सामान्यतः थर्ड फॉर्म बोलते हैं। ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए क्या हो गई? ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगी। समझ में आ गई बात? ये देखिएगा, इंडियन सोल्जर्स, ये जो एडजेक्टिव है आपका, ये कौन सा है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। समझ में आ गई? अब आप इनको मैच कर लेंगे कौन से में क्या है। हो गया। इसी जगह मैं आपको एक और बताता हूं, डिनोमिनल एडजेक्टिव क्या कहते हैं? DNOMI, डिनोमिनल एडजेक्टिव, ADJECT। ये क्या होता है बेटा? डिनोमिनल एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव जो नाउन से मिलकर बने होते हैं, यानी नाउन से बने होते हैं, उनको डिनोमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है कि कोई एग्जाम में इस प्रकार की टर्म आपसे आ जाए वहां और आपको दिक्कत कर दे, जिस प्रकार से EARTHEN, अर्दन लैंप। क्या वर्ड है? अर्दन लैंप, अर्थ से बना हुआ है। एक और ध्यान रखना है इस बात का, जब ये EARTH होता है तब ये जो होता है ये थ की साउंड देता है, अर्थ। और जब ये इस प्रकार से हो जाता है अर्दन, जब ये थ क्या बन जाता है? द की साउंड बन जाती है। ये फोनेटिक्स में ध्यान रखना है, ये क्या बन जाती है? द की साउंड। अर्थ नाउन है, उस नाउन से क्या बना हुआ है? अर्दन बना हुआ है। अब देख लो ठीक से, अर्थ से क्या बना हुआ है? अर्थ नाउन, अर्दन। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव है इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आ गई बात? डिनोमिनल एडजेक्टिव वे जो किससे? नाउन से मिलकर बने हों। चलो भाई, अब कुछ चीजें और आप लोगों से पूछने की इच्छा है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ कई चीजें आप लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, आप उसका आंसर लिखेंगे। पहला है, ये क्वेश्चन लिखिएगा, INTERESTING, इंटरेस्टिंग स्टोरी, STORY। और दूसरा है कॉस्टली चेयर, COSTLY, कॉस्टली चेयर। आपको बताना है कि इनमें से पार्टिसिपल एडजेक्टिव कौन सी फ्रेज में है। ये ए फ्रेज है और ये आपकी बी है। ठीक है, कॉस्टली एडजेक्टिव होता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। LY का मतलब हमेशा ही एडवर्ब नहीं होती है। ये आपकी चेयर, और कैसी चेयर? कॉस्टली चेयर। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये आपकी पार्टिसिपल एडजेक्टिव, यानी ये आपकी पार्टिसिपल है। ठीक है, समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक सेंटेंस और लिखते हैं आप लोगों के लिए, उसका भी आंसर कीजिएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे और आप लोग कोशिश करें कि उनके आंसर्स लिखिएगा। ये एक है पहला आपका, वही लिख देते हैं, मानो INTERESTING, इंटरेस्टिंग स्टोरी। ध्यान से समझना भाई। दूसरा है आपका वॉकिंग स्टिक, WALKING। कौन सा बेटा? वॉकिंग स्टिक, STICK। तीसरा है आपका राइटिंग डेस्क, WRITING, राइटिंग डेस्क, DESK, राइटिंग डेस्क। और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल्स पार्टिसिपल एडजेक्टिव के हैं, यानी इनमें से ये ए, ये बी, ये सी, यानी इनमें से कौन कौन से पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हैं। ये आपका क्वेश्चन है, A, B, C और D। बताओ भी, ये कौन कौन से इसमें पार्टिसिपल के एग्जाम्पल है। पहला इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम चर्चा कर चुके हैं, इंटरेस्ट वर्ब से बना हुआ है, INTEREST, इंटरेस्ट वर्ब से बना हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है।
दूसरा है क्या, आपसे क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन, ये इसलिए पूछा गया है कि आप लोग पार्टिसिपल और जिरेंड में ठीक तरीके से अंतर करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, सिर्फ इसलिए पूछा हुआ है। यानी सीधा क्वेश्चन ये है कि बताइएगा इनमें से कौन कौन सी पार्टिसिपल हैं और कौन सी जिरेंड है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक होती है, और वो क्या होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। समझ में आ गई बात? तो बताओ भाई इनमें से कौन कौन सी है, बताइएगा। पहला है, दूसरा है या नहीं है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। वॉकिंग स्टिक, स्टिक की विशेषता है क्या वॉकिंग? जब तक विशेषता नहीं है इसका मतलब क्या नहीं है वो, एक बार इसको एक एक करके देख लेते हैं, सबको मिटा देते हैं, ठीक है, और वॉकिंग स्टिक रख लेते हैं, तब ठीक से समझ में आएंगी चीजें। ये अपना वॉकिंग स्टिक, WALKING, वॉकिंग स्टिक, ये है आपका। क्या स्टिक की विशेषता है क्या ये शब्द? क्या वॉकिंग स्टिक की विशेषता है या नहीं है? यदि नहीं है तो फिर कंफर्म ये पार्टिसिपल भी नहीं है, तो फिर क्या है ये जिरेंट है। कैसे? ये ऐसे है, ए स्टिक फॉर STICK, ए स्टिक फॉर वॉकिंग, WAKING, ए स्टिक फॉर वॉकिंग, समझ में आ गया? फॉर स्टिक, फॉर ऑफ नहीं, क्या लिखेंगे, स्टिक फॉर वॉकिंग, ठीक है। तो यहां ये नाउन हुआ, यानी ये जिरेंट है। जिरेंट जो होती है वो नाउन का काम करती है, पार्टिसिपल जो होती है वो एडजेक्टिव का काम करती है। दूसरा हमने लिखा था राइटिंग डेस्क, WRITING, राइटिंग डेस्क। इसमें भी देखिएगा, क्या राइटिंग इस डेस्क की विशेषता है क्या? नहीं है, तो फिर क्या है, अ डेस्क फॉर राइटिंग, अ डेस्क फॉर, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, डेस्क फॉर राइटिंग, WRITING। तो राइटिंग जो यहां है वो क्या है, जिरेंट है, यानी उनमें से पार्टिसिपल एडजेक्टिव का एग्जांपल केवल और केवल इंटरेस्टिंग स्टोरी था। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है चीजें? चलो भाई, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने क्लियर करने का प्रयास किया। दूसरे में चलते हैं अपन, चलो दूसरे में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव? इनमें से नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन सा है, बताइएगा भाई। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, दो प्रकार के एडजेक्टिव आपको पढ़ने होते हैं, एक ग्रेडेबल और एक नॉन ग्रेडेबल। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को एक दूसरे नाम से और जानते हैं, और वो नाम है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, ABSOLUT, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। क्या कहते हैं बेटा इसको? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव किसका नाम है? नॉन ग्रेडेबल का नाम है। नॉन ग्रेडेबल से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, क्यों कैसे भी पूछा जाए, सीधा पूछ ले इनमें से कौन सा ग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज नॉन ग्रेडेबल। नॉन ग्रेडेबल मींस उसकी ग्रेडेड नहीं बन सकती, उसके साथ इंटेंसिफाइंग एडवर्ब्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये देखिएगा, परफेक्ट है, कैसा एडजेक्टिव है? नॉन ग्रेडेबल है। कैसा भी? नॉन ग्रेडेबल है। नॉन ग्रेडेबल कहते ही आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए, कौन सी? कि आप ये नहीं कह सकते मोर परफेक्ट, आप ये नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते बेटा? PERFECT, आप ये कह नहीं सकते मोर परफेक्ट, आप ये नहीं कह सकते वेरी परफेक्ट, आप ये नहीं कह सकते मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, PERFECT। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, और फिर आता है ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। क्यों इनकरेक्ट हैं, ये आपको नॉन ग्रेडेबल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है यूनिक, इट वॉज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन,
ये सेंटेंस आपका। चलो इसको एक बार मिटा लेते हैं। भाई आप लोगों को क्लास में आनंद आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि भाई हम कुछ नया सीख रहे हैं, मजा आना चाहिए। इट वॉज ए वेरी यूनिक, UNIQU, इट वॉज ए वेरी यूनिक क्वेश्चन। इट वॉज ए वेरी यूनिक क्वेश्चन। आपसे पूछते हैं इनमें से कौन सा सही है, नीचे 4-5 लिखेंगे तो फिर आप बताएंगे कि साहब ये तो ठीक है नहीं है। इट वॉज ए वेरी यूनिक क्वेश्चन, ये ठीक नहीं है। फिर आपसे पूछते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तब आप बता देते हैं कि साहब ये यूनिक के लिए आया है, इसलिए क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन और है आप लोगों से, वो लिख लीजिएगा, उसका आंसर कीजिएगा। दिस वॉज द वेरी क्वेश्चन, this was the very question which I could not answer, which I could not answer, जो मैं आंसर नहीं कर सका था। यहां जो वेरी है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको ये बताना है। बताओ भाई ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। वेरी यहां कौन सा है और यहां कौन सा है, ये क्वेश्चन के लिए आया है, इसलिए ये तो क्या है, एडजेक्टिव है। ये तो क्या है, एडजेक्टिव है। और ये यूनिक के लिए आया है, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब है। इसी प्रकार से क्या होते हैं, एक्सलेंट वही वर्ड है, और बहुत सारे वर्ड होते हैं, आपने जब एडजेक्टिव पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ा होगा। एक्सलेंट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं, पहले पूछा हुआ भी है, तो इसलिए आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल की एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। चलो अभी एक और लिखते हैं। नेक्स्ट, इस क्लास का जो विशेष मकसद है वो ये है कि आपको एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स के कुछ विशेष प्रकार जो अक्सर आप पे चूक जाते हैं उनको आपको बताया जाए। एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आपके सामने आए वो यहीं डाली जाए, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, ये हमारा मकसद है। Which of the following is an example of non-inherent adjective? इनमें से कौन सा नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है। अब ये तो तभी होगा जब आप ये जानेंगे कि इनहेरेंट और नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव कौन से होते हैं। देखते हैं कौन से होते हैं, देख लेते हैं एक बार। एक सेंटेंस है ये, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, STUDENT। ठीक है, यहां भी एडजेक्टिव है। दूसरा है बिग कार, ये भी है। तीसरा है, चलो इन दो को समझते हैं, स्टूडेंट हु इज इंटेलिजेंट, इसको लिख सकते हैं ऐसा, स्टूडेंट हु इज इंटेलिजेंट ऐसे लिख सकते हैं। जिन सेंटेंसेस में इस प्रकार एडजेक्टिव प्रयोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं इनहेरेंट एडजेक्टिव होते हैं। कार विच इज बिग, यानी ये जो कार बिग शब्द है ये किसके लिए है, कार के लिए ही है। ठीक है, कार विच इज बिग, इसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग, कोई सेकंड मीनिंग इसका नहीं है। समझ में आ रही है ना बात। डिफिकल्ट क्वेश्चन, DIFFICULT, डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन विच इज डिफिकल्ट हो सकता है। इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक और लिखते हैं, इनहेरेंट होते हैं। स्वीट वॉइस, VOIC, मीठी आवाज, वॉइस विच इज स्वीट, वॉइस स्वीट नहीं होती है, स्वीट लगने वाली होती है। ठीक है, यानी ये सीधा सीधा इसके लिए यूज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन इनहेरेंट कहलाते हैं। समझ में आ गई बात ये। जिस प्रकार से बिग बिजनेसमैन, BUSINESSMAN, बिग बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बड़ा है क्या, उसकी साइज बड़ी है क्या, नहीं,
उसका बिजनेस बड़ा है, उसका क्या है, बिजनेस बड़ा है। इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव कहा जाता है। बिग कार है, यहां बिग जो है वो क्या है, यहां बिग कैसा है, इनहेरेंट, लेकिन यहां बिग कैसा है, नॉन इनहेरेंट। सिल्कन साड़ी, SILKEN, सिल्कन साड़ी, किसकी साड़ी, सिल्क, विच इज मेड ऑफ सिल्क, इनहेरेंट है। सिल्कन हेयर, SILKN, सिल्कन हेयर, और ये क्या हो जाएगी, सिल्कन बाल जो हैं वो नॉन इनहेरेंट हो जाएगा। अब बताओ आपको इनमें से कौन सा नॉन इनहेरेंट है, अब पता, आप आराम से पता कर सकते हैं, बताओ भी कौन सा है। अब आप इसका आंसर कर सकते हैं। पहला क्या है देखो, अ न्यू बाइक, अ बाइक विच इज न्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अ पेपर प्लेट, अ प्लेट विच इज मेड ऑफ पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। कार विच इज रेड, अ सिल्कन वॉइस। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये है आपका नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। ठीक है, एडजेक्टिव जब आप पढ़ो तब दो तीन चीज और पढ़ना, कौन कौन से, एडजेक्टिव की पोजीशन भी पढ़ना, एट्रीब्यूटिव या फिर प्रेडिकेटिव, ये जरूर पढ़ना, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप पे क्वेश्चन है आपके लिए, उसका आंसर करना। ठीक है, आई बॉट ए कॉस्टली कार, COSTLY, आई बॉट ए कॉस्टली कार। दूसरा है दिस इज ए कॉस्टली कार। दोनों में जो एडजेक्टिव है वो कौन है, कॉस्टली है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस में कॉस्टली एट्रीब्यूटिव यूज है और कौन से में प्रेडिकेटिवली यूज है, यह आपको बताना है। पहले वाले में बताओ भाई एट्रीब्यूटिव यूज है या प्रेडिकेटिव यूज है, सब लोग लिखेंगे, क्योंकि जो भी बच्चा टेस्ट देने के लिए बैठा है या जो भी बच्चा अपना समय दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो फीस नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका समय होता है। आप यदि यहां 15-20 मिनट देंगे तो कुछ न कुछ सीखेंगे, और नहीं सीख रहे हैं तो तुरंत क्लास को छोड़ दीजिएगा। खामोखां देखने का कोई मतलब नहीं है, क्या सीखेंगे, कुछ नया सीखें इसलिए देखिएगा। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, बहुत ज्यादा देखिएगा, नहीं, आपके समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। हम तो बेटा YouTube चलाते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। बाकी आप तभी देखें, चाहे वो मेरा वीडियो हो चाहे अन्य किसी भी टीचर का वीडियो हो, तभी देखें जब आपको लगे कि इसमें बहुत काम की चीज है, हमारा समय का सदुपयोग हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका समय है। इसीलिए हम क्लास के दौरान इधर उधर की कोई बातें नहीं करते हैं, सीधा टू द पॉइंट रहता हूं, क्योंकि मुझे जानकारी है कि बच्चों का समय कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरा खुद का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां अपन कोई भाषणबाजी के लिए नहीं है, कुछ चीजें सीखेंगे। कॉस्टली कार, आई बॉट ए कॉस्टली कार। कई बच्चों को लगता है कि सर देखो यहां ये सब्जेक्ट और ये पूरा प्रेडिकेट है, इसलिए ये जो यूज है ये प्रेडिकेटिव यूज है। नहीं बेटा, कार यहां है, ये कार का एट्रीब्यूटिव यूज है। ये कॉस्टली कार, आप इसको सिर्फ इतना मान के चलें कि क्या लिखा हुआ है, ए कॉस्टली कार, ये लिखा हुआ है COSTLY, ये लिखा हुआ है कॉस्टली कार। आपका तो यहीं से काम चल रहा है, एडजेक्टिव का संबंध तो इस कार से है और ये तो एट्रीब्यूटिव यूज है। समझ में आ गई बात, कैसा यूज अभी, एट्रीब्यूटिव यूज है, प्रेडिकेटिव यूज नहीं है। लेकिन ये देखिएगा, दिस इज ए कॉस्टली कार, द कार इज वेरी कॉस्टली। एक और लिखते हैं, द कार इज वेरी कॉस्टली। अब देखिएगा, द कार इज वेरी कॉस्टली, दिस इज ए कॉस्टली कार, ये भी कैसा यूज है, ये भी एट्रीब्यूटिव यूज है। और दिस कार इज वेरी कॉस्टली, ये कैसा यूज है, ये प्रेडिकेटिव यूज है।
इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि सेंटेंस के लास्ट में कहीं से दिख जाए और आप मान लें कि एट्रीब्यूटिव है कि प्रेडिकेटिव, थोड़ा समझिएगा। चलो एक सेंटेंस और आप लोग को लिखते हैं, आप लोग एक आंसर और दीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सब के सब उसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव जो होता है वो फ्रेज में क्या काम करता है। पहला है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन ये है कि एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव फंक्शन एज, ठीक है। पहला है प्री मॉडिफायर ऑफ ए नाउन, प्री मॉडिफायर ऑफ ए नाउन। दूसरा है बी पोस्ट मॉडिफायर ऑफ ए नाउन, MODIFIER, पोस्ट मॉडिफायर ऑफ ए नाउन, एक नाउन का पोस्ट मॉडिफायर। तीसरा सी ऑब्जेक्ट ऑफ सॉरी, इसको यहां से बता दें, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, OBJECT, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और डी है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बताओ भैया अब इसका ABCD। क्वेश्चन क्या समझ गए? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव फंक्शंस एज। एट्रीब्यूटिव यूज होता है, क्या फंक्शन करता है? उसका एकमात्र फंक्शन होता है कि वह नाउन का प्री मॉडिफायर होता है। कॉस्टली कार, COSTLY, कॉस्टली कार, यानी ये कार के साथ यहां आएगा, बस इसका एक ही फंक्शन होता है। ये पोस्ट मॉडिफायर नहीं हो सकता, पोस्ट मॉडिफायर जो होगा वो प्रेडिकेटिव यूज होगा। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता। समझ में आई क्या बात? ये चलो भाई, इस प्रकार के क्वेश्चंस और देखते रहेंगे आगे भी हम। ही टेक्स मेडिसिन 2 hours। ध्यान से देखो, चंद देखो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है? ईच, आइदर, एवरी, ऑल। ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? क्योंकि आरपीएससी के लिए क्वेश्चन बहुत फेवरेट है। एवरी का इस प्रकार का यूज अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये सारे के सारे जो डिटरमिनर्स आपको दिख रहे हैं, ईच, एवरी, इनका प्रयोग के सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। एवरी का प्रयोग भी सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग ये जो है आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, लिटल, फ्यू, सम, एनी, छोटे दिखते हैं आपको, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप ठीक ढंग से क्लियर कर लेना। ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन के चक्कर में, बड़े बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही नहीं हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो और छोटे छोटे जो बेसिक चीजें हैं वो 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो मामला पूरा बन जाएगा। एवरी का प्रयोग के बाकी और प्रयोग बहुत हैं, लेकिन एक प्रयोग जो होता है वो इंटरवल के लिए किया जाता है, अंतराल के सेंस में किया जाता है। किसके सेंस में किया जाता है बेटा? अंतराल के सेंस में। अंतराल का मतलब हर 2 घंटे से, हर 5 घंटे से, हर 8 घंटे से, हर 10 घंटे से, हर 3 साल से, हर 5 साल से, इस प्रकार के प्रयोग के लिए एवरी का प्रयोग किया जाता है। कैसे भी? एवरी 4 hours, एवरी 4 hours, हर 4 घंटे से। एवरी 3 years आई विजिट लंडन, LONDN, I visit London, dash 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 3 years, 3 years। ठीक, क्या लिखोगे? I visit London every 3 years, हर 3 साल से, every 3 years। My father visits my hostel every 10 days। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। every 10 days,
एवरी 3 वीक्स लिख सकते हैं, एवरी 3 वीक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया एवरी का प्रयोग। एक बात और समझानी थी मुझे आप लोगों से, यहां बताओ भी एवरी के साथ कोई प्रेपोजिशन लगाएं क्या? माई फादर विजिट्स टू माई हॉस्टल लिखें कि नहीं लिखें? लिखें, माई फादर विजिट्स टू माई हॉस्टल ऐसा लिखें क्या? नहीं लिखना है। जब विजिट वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो उसके साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर आप कहेंगे सर जी एक बात हमें याद आ रही है, बचपन में हमने लिखा था ए विजिट टू ए जू, ए विजिट टू ए जू लिखा था क्या 6ठी 7वीं क्लास में? तब सर ये जू क्यों आया, टू क्यों आया? ये इसलिए आया कि यहां जो विजिट है ये क्या है बेटा, यहां विजिट, यहां जो विजिट है वो नाउन है और नाउन के साथ प्रयोग किया जा सकता है। वी अरेंज्ड अ विजिट टू, देखिएगा लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, बहुत सारे सेंटेंस करने की इच्छा रहती है आपसे, कई सारी चीजें आपको बताने का मन करता है, कई सारी चीजें आपसे पूछने का मन करता है। इस प्रकार से देखो, वी अरेंज्ड, ARRANGED, वी अरेंज्ड a visit dash 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 a historical place, PLAC, historical place। ठीक है, क्या लिखें भाई यहां? वी अरेंज्ड a visit to a historical place, क्या लिखेंगे? to a historical place। समझ में आ गई? एक बात और मन में हो रही है कि यहां यदि प्लेस की जगह क्या लिख दें, PALACE लिख दें तो सेंटेंस सही है क्या? तब भी ठीक है, हिस्टोरिकल महल हो सकता है, लेकिन इसका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एग्जाम में पूछते हैं। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? कोई भी एक बच्चा लिख के बताए कि इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। PALAC, इसका पैलिस होता है, ली की मात्रा होती है, ले की नहीं होती, क्या होती है? ली, पैलिस इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसलिए एग्जाम में पूछते हैं। समझ में आ गई बात भाई? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। चलो एक और लिखते हैं भाई, एक सेंटेंस और इच्छा हो रही है, लिखें। माई फादर, आंसर करना भी सब लोग, माई फादर विजिट्स माई हॉस्टल ऑन संडे। ये दूसरा है, माई फादर विजिट्स माई हॉस्टल ऑन एवरी संडे। माई फादर विजिट्स माई हॉस्टल ऑन संडेज, ऑन संडेज कौन से सही है? एक ये ऑन संडे, दूसरा ऑन एवरी संडे और तीसरा ऑन संडेज। फटाफट बताओ भाई इनमें कौन कौन से सही है? 1 2 3 कौन कौन से सही है? ऑन संडे ये बिल्कुल ठीक है, ऑन का प्रयोग होना चाहिए दिन दिनांक से पहले, लेकिन एवरी का प्रयोग हो संडे से पहले, नेक्स्ट का प्रयोग हो, लास्ट का प्रयोग हो, तब इनके साथ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप नहीं लिखेंगे ऑन एवरी संडे। माई फादर विजिट्स माई हॉस्टल एवरी संडे, क्या नहीं लिखेंगे? ऑन एवरी संडे नहीं लिखेंगे, ऑन संडेज बिल्कुल ठीक है, ऑन संडेज में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द 10 बॉयज हैड अ न्यू बाइक। क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर करिएगा। आप लोग जितना मन से आंसर करेंगे, मान के चलिएगा कि टीचर भी उतना ही ज्यादा मन करके आप लोगों को, उसका मन करता है आपको नई नई चीजें बताने का, जब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं तो। क्या आएगा भाई? द 10 बॉयज हैड ईच अ बाइक। 10 बच्चों के पास, हर के पास एक बाइक थी। ऑल द स्टूडेंट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच अ बैग। सभी बच्चों को, हर एक को एक बैग दिया गया। ईच अ बॉय, ठीक है। 5 पेन्स ईच अ बॉय, ठीक है। ईच, ठीक है। ए बैग, ईच अ बैग, हर बच्चे को क्या दिया गया? एक बैग दिया गया। समझ में आ गई बात? ये
ये आपका ईच का प्रयोग हो गया। कोई दिक्कत किसी तरह की? कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस और है, इसी को समझ लेते हैं दोबारा, इसी में से एक क्वेश्चन और बनाते हैं। द 10 बॉयज, द, कई बच्चों को लग रहा हो सही है, सही है क्या? सही है। 10 बॉयज हैड ईच ए न्यू बाइक। आपको बताना है टेंस कौन सा है, विच टेंस इज दिस। आपको यह बताना कि कौन सा टेंस है इस सेंटेंस में। छोटी छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे से बता पाएंगे कौन सा टेंस है ये। ऑप्शन लिख लेते हैं अपने। इसमें पहला ऑप्शन है पास्ट सिंपल, दो ही ऑप्शन देंगे भाई, पास्ट सिंपल है। बी ऑप्शन है पास्ट परफेक्ट, PERFECT, पास्ट परफेक्ट। बताओ कौन सा टेंस है? उससे पहले यह बताना पड़ेगा कि हैड कौन सी वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, यह बताना पड़ेगा। मैन वर्ब है, मैन वर्ब कौन सी वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म? सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट के सिंपल में। तो ये पास्ट सिंपल का टेंस है। चलो एक और पूछ ले, ये बताएगा आई हैव हैड माई लंच, LUNCH। आगे कुछ और हो सकता है, इतना ही पूछ रहे हैं। ये कौन सा टेंस है? आई हैव हैड। ये हैव जो है, यहां हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव के साथ ये थर्ड फॉर्म है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में होती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैड हैड, ऐसा भी हो सकता है। आई हैड, ये कौन सा टेंस है? आई हैड, ये पास्ट का परफेक्ट है। चलो ये बताओ, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? एक सेंटेंस और देखते हैं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? आई हैड हैव, ये भी पॉसिबल है क्या? बताओ भाई, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ये कोई टेंस हो सकता है क्या? आई हैड हैव नहीं हो सकता। ये हैड है और इसके बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जबकि हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द टीचर आस्क्ड मी 2 क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन वाज इजी, 2 पूछे। ध्यान किस पे दोगे? इस 2 पे देंगे, क्योंकि 2 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईच का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे यहां? द टीचर आस्क्ड मी 2 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन वाज इजी। हर क्वेश्चन क्या था? इजी था। ठीक है भाई, 2 से ज्यादा के लिए होता यहां द टीचर आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चंस। अगर यहां होता मैनी क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन वाज इजी, तब क्या लिखते? एवरी लिखते। क्या लिखते बेटा? एवरी, EVERY। ठीक है, अगर ये ऐसा होता द टीचर आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चंस एंड यहां वाज की जगह वर होता, वर इजी, तो क्या लिखते हैं? द टीचर आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस वर इजी। तो all the questions were easy, all questions were easy। ठीक है, ये हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये each every बात, इनके कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेना भाई आप लोग। जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। Which of the following is correct? इनमें से कौन सा सही है, ये बताना आपको। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कौन सा सही है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पहला देखिएगा, which of the following is correct? Each gold is yellow, each gold is yellow। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता, क्योंकि each का प्रयोग जो है वो अनकाउंटेबल के साथ नहीं किया जा सकता। each बॉय हो सकता है, each गर्ल हो सकता है, लेकिन each वाटर नहीं हो सकता, each फर्नीचर नहीं हो सकता, each इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, each सुगर नहीं हो सकता।
एवरी वाटर इज ट्रांसपेरेंट, वाटर इज ट्रांसपेरेंट ये लिखेंगे। फिर वाटर के साथ किसी प्रकार के कोई एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं है, एवरी का प्रयोग भी नहीं करेंगे। जो बात ईच के साथ लागू थी वो किसके साथ है, एवरी के साथ भी लागू है। आइदर ऑफ 3 स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, आइदर ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा आइदर का जो प्रयोग होता है, आइदर का प्रयोग ये 2 के लिए होता है। आइदर का प्रयोग कितने के लिए होता है, 2 के लिए होता है। 2 से ज्यादा के लिए किसका प्रयोग होता है, एवरी का प्रयोग होता है। नाइदर का प्रयोग कितने के लिए होता है, NEITHER 2 के लिए होता है। 2 से ज्यादा के लिए किसका प्रयोग होता है, नन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन किसका नहीं होगा, नाइदर का नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात में आप। आइदर ऑफ 3 स्टूडेंट्स ये नहीं हो सकता, आर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइदर ऑफ 3 स्टूडेंट्स यहां नहीं हो सकता। तो आपका होमवर्क ये है कि इस आइदर को किससे रिप्लेस करें, एवरी ऑफ ऐसा लिखें क्या, एवरी ऑफ 3 स्टूडेंट्स लिख सकते हैं क्या, बताइएगा भाई। एवरी ऑफ 3 स्टूडेंट्स लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एवरी का प्रयोग कभी भी यहां जो आइदर है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये बताओ पहले तो भी। यहां आइदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आइदर, ये प्रोनाउन है। और एवरी का प्रयोग किसके रूप में नहीं होता, प्रोनाउन के रूप में नहीं होता। एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स कभी नहीं हो सकता। तो क्या फिर एवरी वन ऑफ द, एवरी वन इसको ऐसे लिखता है, एवरी वन ऑफ का प्रयोग हो सकता है क्या, यस एवरी वन ऑफ हो सकता है। एवरी वन ऑफ देम, एवरी ऑफ देम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, एवरी ऑफ देम नहीं होगा, एवरी वन ऑफ देम हो सकता है। छोटी छोटी चीजें आपको समझना है। नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट देयर, बिल्कुल ठीक है। ये 2-3 चीजें इसमें समझनी है, वो समझ लेते हैं। आइदर ऑफ के बाद में नाउन जो है वो कैसा होना चाहिए, ये आपका जो नाउन है कैसा होना चाहिए। आइदर ऑफ दीज स्टूडेंट हो सकता है क्या, आइदर ऑफ दीज, या फिर आइदर ऑफ स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये बताओ। आइदर ऑफ, AITHER, आइदर ऑफ स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं क्या, आइदर ऑफ स्टूडेंट, आइदर, आइदर स्टूडेंट, आइदर स्टूडेंट्स, आइदर स्टूडेंट्स, ठीक है, आइदर ऑफ स्टूडेंट्स। इनमें से बताओ कौन कौन से सही है, A, B, C और D, कौन कौन से सही है। भाई प्रयोग अकेले थोड़ा समझोगे, चीजों को तैसे भी क्वेश्चन आएंगे। आइदर ऑफ स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ स्टूडेंट्स यहां सही नहीं है। आइदर ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ, इनके बाद जो नाउन आएगा ये प्लूरल होगा। आइदर ऑफ स्टूडेंट ही हो सकता है, स्टूडेंट से। आइदर स्टूडेंट ये बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे लिखोगे आइदर स्टूडेंट, तो कभी भी क्या नहीं लिख सकते, आप ऐसे लिख ही नहीं सकते आइदर स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं लिख सकते बेटा। क्या नहीं लिख सकते, आइदर स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते। आइदर के बाद सिंगुलर आएगा, आइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आएगा। समझ में आ गई। आइदर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हो सकता, आइदर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है। तो ये चीजें आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। एक होमवर्क आपके लिए है, वो क्या है होमवर्क आज का, कि इस आइदर को सही वर्ड से रिप्लेस कीजिएगा। कौन सा वर्ड यहां आएगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑफ देम इज डूइंग हिज ड्यूटी, क्या लिखें, ईच ऑफ देम, एवरी ऑफ देम। एवरी ऑफ देम तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, अभी समझाया, काफी समझाया। बोथ ऑफ देम लिखें क्या, ये बताओ।
बोथ ऑफ देम लिखने का मतलब यह है कि ये जो वर्ब आपकी आएगी ये प्लूरल आनी चाहिए। इसका यही मतलब होता है। बोथ ऑफ देम का मतलब ये होता है कि बोथ है यहां तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इसलिए ये नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, ईच ऑफ देम इज डूइंग हिज ड्यूटी। बोथ होता तो बोथ ऑफ देम डूइंग देयर आता, यहां क्या आता बेटा, बोथ ऑफ देम आर डूइंग देयर ड्यूटी आता। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई यदि आप लोगों को ठीक लग रही हो चीजें, आपको समझ में आ रहा हो, तो एक बार जरूर सब लोग अपने साथियों के साथ इसको साझा कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं पता है कि कितनी अच्छे तरीके से चीजें सॉल्व होती हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको भी बता दें। देयर वर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड। देयर वर ट्रीज ऑन एवरी साइड। रोड के कितनी साइड्स, 2 साइड्स। तो क्या लिखेंगे, ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। क्या लिखेंगे बेटा, देयर वर ट्रीज ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। एवरी साइड ऑफ द रोड नहीं लिखेंगे, आइदर साइड ऑफ द रोड ये बताइएगा। देयर वर ट्रीज ऑन आइदर, इस तो है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। भाई ईच होता तो अलग बात थी, लेकिन क्या लिखेंगे यहां, आइदर लिखेंगे, क्योंकि 2 के लिए फिर किसका प्रयोग होता है, आइदर का प्रयोग होता है। आइदर के बाद भी सिंगुलर आता है, सिंगुलर है, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा। समझ में आ गई? कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। द ईच क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। ईच, एवरी से पहले आर्टिकल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, तो यहां द नहीं आएगा, एन नहीं आएगा। एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, एन भी नहीं आएगा। आई हैव ओनली 2 पेन्स बट एवरी पेन राइट्स वेल। आई हैव ओनली 2 पेन बट ईच पेन, मेरे पास 2 ही पेन हैं लेकिन वे दोनों अच्छा लिखते हैं। ईच, 2 के लिए किसका प्रयोग होगा, ईच का प्रयोग होगा। सी हैज टू टेक 1 टेबलेट एवरी 4 आवर्स। अंतराल के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चन, ठीक है, इनको हमने सोल्व किया। 10 नहीं, कम से कम 30-35 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में सोल्व किया, और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में और 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक के हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।